पहली बार पिछले 10 साल में कोई बिल जेपीसी को भेजा हुआ देखा गया जो प्रोसीजर था। और पिछले महीनों से हम ये देख रहे हैं, इंप्रेशन ये किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से वापस ले ली जाए। वापस कहते नीलू जी की प्रॉपर्टी को कौन वापस ले सकता है? हर किस्म की बेईमानी, हर किस्म के लोग इस वक्फ प्रॉपर्टी पे निगाह रखते हैं और उसमें बदकिस्मती से मेरी कौम के लोग भी हैं ज्यादा, बल्कि उनका यह है कि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को खुद किया। वो कब्रिस्तान को बेच देते हैं, वो मस्जिद को बेच देते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक हिंदू मुस्लिम वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता जब तक वो 5 साल के लिए कन्वर्ट होकर मुसलमान होकर नमाज पढ़ के, तब तक क्या बेवकूफ़ी की बात है। तो जैसा बंदर है बड़ी ईमानदारी से वो बांट करता था, वो वाली चीज हो जाएगी। इस किस्म की मदाखलत बिल्कुल ही बेवकूफी और बेबुनियाद से लगती है मुझे तो। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। वैसे तो बजट सेशन चल रहा है, जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है, लेकिन आज पहली बार दिखा कि ये जो नए जनादेश के साथ मोदी सरकार आई है, ये कितनी कमजोर हो गई है। कमजोर मैं इसलिए कह रही हूं कि आज एक ऐसा बिल था जिसे पास करवाने का मोदी सरकार ने सपना गढ़ा था। बहुत सारी मंशाएं थी कि ये बिल पारित हो जाएगा, लेकिन आज लोकसभा में ये बिल पेश तो हुआ लेकिन पारित नहीं हो सका। अगर ये पहले का जनादेश होता 2019 वाला या 2014 वाला, तो आज ये बिल आराम से पास हो गया होता। इस बिल का नाम है वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन अधिनियम 2024, यानी कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, उसमें 40 संशोधन लाए गए थे। 40 संशोधन, जिसमें कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही गैर संवैधानिक ये बिल है, एंटी फेडरल है और वक्फ बोर्ड की जो स्वायत्तता है उससे खत्म हो जाएगी। मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उसको हटाने का एक मंशा है। एक मंशा और भी बताई जा रही है कि क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, इसलिए इस बिल को अभी लाने की मंशा सरकार की लग रही है। लेकिन अब क्या हुआ, ये बिल पारित नहीं हुआ, इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, यानी कि इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बावजूद इसके कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जेडीयू और टीडीपी, जो कि बीजेपी के पार्टनर्स हैं, बीजेपी के एलाइज हैं, उनका समर्थन था। लेकिन समर्थन के बावजूद इस बिल को मजबूरी वश भेजना पड़ा जेपीसी में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जेपीसी में जब बिल जाएगा तो उस पर वाइडर कंसल्टेशन होगा, उस पर सलाह मशविरा होगी, हो सकता है कि कुछ संशोधनों को स्ट्राइक डाउन किया जाए, क्योंकि सबका कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट, वो कहां तक सही है, डीएम को सारी पावर्स देने की बात कही है। इसी अधिनियम में सेक्शन 40 को ये बताया जा रहा है कि सेक्शन 40 इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसमें कि वक्फ लैंड कौन सा है, इस पर फाइनल आर्बिटर, यानी कि जो फाइनल डिसीजन जो लेगा वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नॉन मुस्लिम्स की दखलंदाजी से क्या आप वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर रहे हैं, और एक तरीके से वक्फ के लैंड का कंट्रोल क्या बीजेपी सरकार करना चाह रही है। तमाम चीजें इस अधिनियम के जरिए सामने आई हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात जो विपक्षी दलों ने सुबह उठाई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे फिर बाकी जो दलों के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड का फायदा नहीं होगा, लेकिन कॉर्पोरेट्स का फायदा होगा, जैसे अदानी और अंबानी या यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये जमीन चली जाएगी, जो कि हमने अयोध्या में भी देखा ऐसा हुआ है। ऐसे कई ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर पीसा एक्ट लाई गई थी, लेकिन वो ट्राइबल्स की जमीन पर कॉर्पोरेट्स ने किस तरह से कब्जा किया। तो यही सब डर के बीच आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और हालांकि ये बिल, जैसा मैं फिर से कह रही हूं कि ये जेपीसी में चला गया है, लेकिन इस बिल के बारे में, इसकी मंशा के बारे में आज बात करनी जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, एसवाई कुरैशी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एसवाई कुरैशी जी के लिए मैं बता दूं कि ये खुद वक्फ बोर्ड का हिस्सा थे कई साल पहले, तो वो हमें खुद बताएंगे कि वक्फ बोर्ड कैसे फंक्शन करता है और इन संशोधनों से क्या डिफरेंस आ सकता है। कुरैशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल सर यही है कि ये जो 40 संशोधन सरकार लेकर आई है, क्या इन संशोधनों की जरूरत थी, और क्या वाकई में जो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई मुसलमानों ने बहुत सारी जमीन, लाखों करोड़ों एकड़ की जमीन है वो मुसलमानों के हाथ में है और उसे चंगुल से हटवाना है, जो ये इस तरीके का नैरेटिव आ रहा है, क्या ये नैरेटिव सही है सर?
देखिए वक्त के बारे में जितनी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है। और पिछले महीनों से हम ये देख रहे हैं, इंप्रेशन ये दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी वक्त से वापस ले ली जाए। वापस कहते नीलू जी की प्रॉपर्टी को कौन वापस ले सकता है? तो ले ली जाए। जैसे कि किसी के बाप की है ये वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन है। और ये वक्फ की जमीन क्रिएट कैसे होती है? एंडाउमेंट है ये कि हमारे पास, मैं पंजाब हरियाणा हिमाचल और चंडीगढ़ का एक जॉइंट वक्फ बोर्ड होता था जिसका नाम था पंजाब वक्फ बोर्ड। मैं 1990 के करीब इसका एडमिनिस्ट्रेटर लगा। बहुत बेदिली से मुझे जबरदस्ती उस वक्त इसमें कि था वो इसका ट्राइफर्केशन होने वाला है। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चौटाला साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसका एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, क्योंकि आप देख रहे हैं SYL का झगड़ा आज तक चल रहा है, तो ताकि ट्राइफर्केशन में हरियाणा का नुकसान ना हो। मैं और 2 महीने की तो बात ही है, मैं 2 महीने के बाद उसमें मैं फंस गया और 6 साल तक मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा। और मैं सरकार के आगे हाथ जोड़ता रहा कि भाई मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, इसमें से मुझे निकालो। क्योंकि जो मुझे देखने को मिला, हर किस्म की बेईमानी, हर किस्म के लोग इस वक्फ प्रॉपर्टी पे निगाह रखते हैं। और उसमें बदकिस्मती से मेरी कौम के लोग भी हैं ज्यादा, बल्कि उनका यह है कि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को खुद बुर्द किया। वो कब्रस्तान को बेच देते हैं, वो मस्जिद को बेच देते हैं। और बल्कि एक स्टेज ऐसी आई जब बाबरी मस्जिद पीक पे चल रही थी, और मैंने अभियान चलाया हुआ था कि जो बेईमानियां करते हैं, क्योंकि हमारी पंजाब की प्रॉपर्टी बड़ी प्रेशियस है। इधर गुड़गांव फरीदाबाद की प्रॉपर्टी भी वैल्यूएबल है, लेकिन लुधियाना जालंधर अमृतसर में तो बहुत महंगी। तो वहां पे हर मोहल्ले की इन्होंने वो बना रखी थी एसोसिएशन, और वो लेटर हेड छपवा के वो सीताराम केसरी साहब वेलफेयर मिनिस्टर उनको चिट्ठी लिखते थे कि कुरैशी बड़ा बेईमान है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैंने कहा हटाओ भाई, हटाते क्यों नहीं? हटाते भी नहीं थे, और किस्म की बकवास को वो एंटरटेन भी करते थे। क्यों? उनको मुझसे अदावत थी कि मैंने देखा जो ये बेईमानियां कर रहे हैं, ये इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और उसका इलाज उन्होंने सोचा कि इसी को निकलवा दो। तो बाहर एक स्टेज ऐसी आई कि सीताराम केसरी मुझसे बहुत ही नाराज हुए हुए। फिर मेरे पास एक ऐसी एविडेंस आई जो मैं जब लेके गया तो उसकी से उनकी आंखें खुल गई। बाबरी मस्जिद पीक पर थे, झगड़ा पीक पर था। हमने देखा कि जालंधर था कि लुधियाना, वहां की एक 3 गुंबद वाली एक मस्जिद, वो वक्फ बोर्ड वालों ने किसी को बेच दी। वो बेचने का तरीका होता है कि लीज पे दे देते हैं, 11 महीने की लीज पे देते हैं, और उसको परमानेंट एक बिल्डिंग बनाने की इजाजत देते हैं। उसको मुसलमान खुद तोड़ रहे थे। जब मैंने जाके सीताराम केसरी को दिखाया कि साहब जो लोग आपको मेरे बारे में चिट्ठे लिखते हैं, ये वो लोग हैं जो खुद मस्जिदों में और कब्रिस्तानों को बेचते हैं, तो उनकी आंखें खुल गई। दूसरी चीज ये थी कि उस वक्त के एक MP थे मदनी साहब, कि उनके नाम से कंप्लेंट आती थी। बहुत मैं हैरान कि वो मदनी साहब से मेरे को मुलाकात नहीं, ना कोई दुश्मनी। तो केसरी साहब ने मुझे एक दफा बताया कि कुरैशी मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई और पता लगा कि उनका लेटर हेड किसी ने चुरा लिया था। उसके ऊपर आपके खिलाफ वो झूठी सच्ची चिट्ठी लिखते थे उनके नाम से। उन्होंने कहा कि मैंने तो कुरैशी के बारे में कभी भी कुछ नहीं लिखा। तो ये कहानी सुनाने का मकसद कि आप लीगल पहलू और ये सेक्शन वो सेक्शन तो आपको बहुत लोग सुनाएंगे, लेकिन मैं तो आपको फर्स्ट हैंड ऑटोबायोग्राफिकल बता रहा हूँ कि क्या क्या जख्म है जो पुराने जो आज खुल के आ रहे हैं। कुरैशी साहब, आपको सरकार की मंशा क्या लगती है? आज आज सरकार की ये एक बड़ी हार दिख रही है। TDP और JDU के सपोर्ट के बावजूद अगर उन्होंने आज ये बिल JPC में भेजा है तो कंसल्टेशन के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन मोदी सरकार की आज एक बड़ी हार दिख रही है। और आज जिस तरीके से विपक्ष के लोग हावी हो रहे थे सरकार के ऊपर, ये कहते हुए कि इस तरीके का आर्बिट्ररी बिल आप कैसे लेकर आ सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपको जो भी अभी तक देखकर समझ में आया, तो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? देखिए मंशा तो बड़ा क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि हर एक की निगाह वक्फ प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये फैक्ट है कि वक्फ जो है 3rd लार्जेस्ट रियल एस्टेट ओनर है। और उसको चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सरकारें हो, कोई हो, सबकी निगाह रहती है कि इस तरह इसको ग्रैब कराइए, किसके अपने फेवरेट्स को दिया जाए। तो सरकार सडनली इतनी मुस्लिम नवाज और मुस्लिम दोस्त हो गई कि उनके भलाई के लिए इतनी मसरूफियत के बावजूद बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल क्राइसिस चले हुए, वहाँ पे मुसलमानों की प्रॉपर्टी में ही उनको सडन इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया उनका करना चाहूंगा कि उन्होंने इसको कम से कम जेपीसी में भेजा। पहली बार पिछले 10 साल में कोई बिल जेपीसी को भेजा हुआ देखा गया जो प्रोसीजर था। अब ये बड़ा रिलीफ की बात है कि अब जेपीसी में हर पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ऑल पार्टी जेपीसी होती है, वो इसके को थ्रेड बेयर क्लॉज बाय क्लॉज 40 के 40 क्लॉज जो आप बता रही हैं उनमें देख लेंगे। हो सकता है कुछ फायदे की सूरत हो, कुछ अच्छे हो, कुछ बुरे हो, कुछ बदनीयती के हो, वो सारे खुल के आएंगे। और इसलिए अगर लोग नियत पे शक कर रहे हैं सरकार की तो वो कुछ ज्यादती नहीं कर रहा है, क्योंकि सडनली इतनी मुस्लिम नवाज कहां से हो गई सरकार, ये तो हिस्ट्री तो नहीं दिखाती। लेकिन इसमें जो नॉन मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, मेरी शाम को कुछ लॉयर्स से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि भाई वैष्णो देवी का जैसे श्राइन बोर्ड है या जगन्नाथपुरी का श्राइन बोर्ड है, तिरुपति का श्राइन बोर्ड है, क्या उसमें मुस्लिम्स का दखलंदाजी सरकार कराएगी कभी? शायद ऐसा नहीं होगा। तो वो कैसे एक्सपेक्ट करती है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट हो, और फिर मुसलमान समुदाय इस चीज को कैसे लेगा? करेक्ट। नहीं देखिए, सरकार तो आर्बिट्रेटरी चीजें करने की उसको आदत पड़ गई ना। अब ये कॉमन सेंस की चीज है कि किसी हिंदू, किसी सिख, किसी दूसरे श्राइन में तो मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, वो तो बाहर रहेगा। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक हिंदू मुस्लिम वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता जब तक वो 5 साल के लिए कन्वर्ट होके मुसलमान होके नमाज पढ़ के, तब तक क्या बेवकूफ़ी की बात है। और लेकिन वो मदाखलत कर लेगा, वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा दिया जाएगा, 3-3 एमपी इसमें डाले जाएंगे, दूसरे लोग भी डाले जाएंगे। वो लोग बैठ के बड़े ईमानदारी से बंदर बांट, जो जैसा बंदर है बड़ी ईमानदारी से वो बांट करता था, वो वाली चीज हो जाएगी। तो ये कितनी कॉमन सेंस के खिलाफ बात है कि भाई ठीक है, ये तो एक ऐसा एक्ट लाओ कि इन रिलीजियस बॉडीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो डिफरेंट फेथ से लिए जाएंगे। आप वाकई तिरुपति में किसी मुसलमान को लगा दीजिए, सोच ही नहीं सकते। और मैं कहता लेकिन ये मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वाकई कोई जरूरत भी नहीं तिरुपति में मुझे लगा दे, तो मुझे तिरुपति के बारे में पता क्या है, मैं अनपढ़ आदमी। तो इसीलिए जिस कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, जिस कम्युनिटी के इश्यूज है, उसी कम्युनिटी के लोग उसके न्यूआंसेस को समझते हैं। एक दफा मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी यूसुफ था, मुझे सडनली हुआ कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी टू पीएम जा रहा हूँ। मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे आई वाज एंजॉयिंग माय जॉब, यूथ अफेयर्स में पूरे फील्ड वो था। तो मैं गया पीएमओ में पूछने के लिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि साहब हमें एक, मैंने कहा साहब मैं, उन्होंने कहा क्यों नहीं आना चाहते, मैंने कहा साहब आप मुझे मुसलमान एज ए कोटा लाना चाहते हैं कि एक मुसलमान अफसर जरूर होना चाहिए, आप मुझे एज ए ब्लू ब्लडेड IAS अफसर लेके आइए तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं कोटा में आ जाऊं नहीं चलेगा। तो उस वक्त मुझे ये बताया गया कि नहीं बात यह है कि कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें मुस्लिम पर्सपेक्टिव हमें चाहिए होता है, जैसे वक्फ। ये एडिशनल सेक्रेटरी टू पीएम जो अपॉइंटमेंट करते थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि वक्फ के इश्यूज को अच्छी तरह समझने के लिए मुस्लिम इज बेटर इक्विप्ड देन ए नॉन मुस्लिम, जस्ट एज फॉर अ हिंदू ट्रस्ट और हिंदू इंस्टीट्यूशन हिंदू इज बेटर प्लेस। तो इसलिए ये इस किस्म की मदाखलत बिल्कुल ही बेवतुकी और बेबुनियाद से लगती है मुझे। तो एक इसमें क्लॉज और भी है कि डीएम को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, जिसमें फाइनल आर्बिटर जो मुतवाली होते थे, और अब ये सारी पावर्स उठाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें फाइनल आर्बिटर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। ये कहाँ तक चीजों को डाइल्यूट करेगा? और जो स्वायत्तता वक्फ बोर्ड की, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इससे स्वायत्तता खत्म हो जाएगी वक्फ बोर्ड की? देखिए, डीएम के पास एक तो टाइम ही नहीं होता, बहुत ही मसरूफ, और उसके पास 1000 किस्म के काम होते हैं, और वो वक्फ के लिए टाइम निकालेगा, इसलिए तो भूल जाइए। दूसरे जो 1995 के एक्ट में भी जो एक सर्वेयर है, वो एक सब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के अंडर में कोई अफसर होता है, वो टाइम नहीं दे पाता, तो कलेक्टर साहब कहाँ से टाइम देंगे? नंबर 1। दूसरी इसकी डायमेंशन, कलेक्टर साहब से तो जो चाव करा लो, वो तो पूरा का पूरा कॉलोनी पे बुलडोजर चला देते, जो चाव करवा लो। तो इसलिए कलेक्टर को इसमें बीच में लाना, लाइक गवर्नमेंट ने इसको संभाल लिया, अब ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो गई ना। यही अच्छा पब्लिक परसेप्शन भी जो है ना कि ये सरकार वापस ले ले, जैसे सरकार ने दी थी। अरे भाई, वक्त तो लोगों ने अपने अपने हमारे पास पंजाब में 1000 साल पुराना कुरुक्षेत्र का एक ट्रस्ट डीड निकला,
कि किसी शख्स ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी कि भाई यहाँ पे मस्जिद मदरसा बना देना, यहाँ पे बेवाओं को उसे चैरिटी देना। इस किस्म के लोगों की डोनेशन से ये बनी हुई है। सरकार का तो इसमें कोई लेना देना या उसका ओनरशिप नहीं है। 1995 में जो एक्ट बना था वो बड़ा अच्छा एक्ट बना था। तो होता क्या था कि इन वक्फ की प्रॉपर्टीज पे इलीगल कब्जे बहुत होते थे, मुसलमानों की ही और वक्फ बोर्ड के स्टाफ के ही कोल्यूजन से होते थे। तो और 12 साल के बाद एक लिमिटेशन का जो होता है कि 12 साल तक अगर आप एडवर्स पोजीशन में हैं तो मैं आपको बेदखल कर सकता। तो अब 12 साल से ज्यादा 25-25 30 साल के थे, तो अब वो उनकी उन्होंने हड़प कर ली, उनकी हो गई। तो उस एक्ट में आया था कि लाइक पब्लिक प्रीमिसेस, देयर इज एक्ट कॉल्ड पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट, कि जिसमें पब्लिक प्रीमिस पे अगर मैं और आप कब्जा कर लें, 100 साल से भी हमारा कब्जा हो, वो पब्लिक प्रीमिसेस रहेगी और कभी भी सरकार हमको वहां से निकाल के बाहर खड़ा कर सकती है। वो फैसिलिटी इन्होंने वक्फ लैंड को एक्सटेंड कर दी थी, जो शायद अब हटाने की कोशिश हो रही है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द होना उसकी पूरी कोशिश लोगों की रहती है, और उसमें अब ये देखना है कि कौन से क्लॉजेज उसको खुर्द-बुर्द होने से रोकेंगे और कौन से उसको इनकरेज करेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है, सरकार ये कहती है कि भाई देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ, इतनी जमीन लोगों की हड़पी गई, उस भ्रष्टाचार को सरकार खत्म करती है। सरकार का ये कहना है कि हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, विमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स विमेन होंगी और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से भी होंगी। तो एक तरीके से महिलाओं को ये जताने की सरकार कोशिश कर रही है कि देखिए हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक प्रोग्रेसिव मेजर है। तो इसे क्या कहेंगे कि क्या ये जो एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म मेजर की तरह भी आप इसको देखते हैं क्या? नहीं, देखिए विमेन को या औरतों को मौका इसमें मिले ही तो अच्छी बात है, और मुस्लिम विमेन, लेकिन उसी उसकी आड़ में कि नॉन मुस्लिम इसमें होंगे, तो उसका तो पहला जो हमारा सवाल था, तो फिर मंदिर की ट्रस्ट में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होंगे? तो ये दोनों इश्यूज बिल्कुल अलग है और इनकी इम्प्लीकेशन अलग है। विमेन का इसमें, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये औरतों को जाना चाहिए। तो मैंने अपने वक्त में देखा कि हो क्या रहा था कि हमारे जो रेवेन्यू क्लर्क थे, और वो उनकी तनख्वाहें उनकी बढ़ाई जाती थी, और इमामों की मौजिन को 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। मैंने कहा जो ये वक्फ लोगों ने पैसे किए थे, कि मस्जिदों मदरसों के लिए किए थे, उनको तो आप तनख्वाहें भी नहीं देते, औरतों के वजीफे नहीं देते। तो इसलिए ये विमेन का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है वो नियत संशोधन से आपको लगता है कि जो सरकार का दावा है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? या आपको लगता है कि डीएम का जब इन्वॉल्वमेंट होगा और तो क्या ब्राइबरी बढ़ नहीं जाएगी? भाई आप डीएम को कुछ भी बोलते हैं, आप कैसे भी कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार तो रिप्लेस हो जाएगा। तो और अभी भी जो होता है कि ये सरकार का कंट्रीब्यूशन इसमें काफी रहा। होता क्या है कि ये वक्फ बोर्ड चलाते हैं, वक्फ बोर्ड के को अपॉइंट कौन करता है? सरकार। किनको लगाते हैं? अपने चमचो चोलों को, अपने फेवरेट को लगा देते हैं। दूसरी सरकार आती है, पुराने वालों को निकाल के वो अपने वालों को डाल देती है कि चलो भाई मौज करो, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो होता ये रहा है। तो इसलिए इस किस्म के जो ये वो लगाए जाते हैं बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है कि इसमें सिर्फ सरकारी फेवरेट ना हो, इसमें कोई फॉर्मर जुडिशरी के कोई रिटायर्ड 1-2 लोगों, रिस्पेक्टेबल एमिनेंट लोगों को इसमें बोर्ड में डाला जाए। बोर्ड की कंपोजिशन को अच्छी तरह गौर से देखिएगा कि उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर वो बिल्कुल ही पार्टी के वर्कर्स ही उसमें और लुम्पन एलिमेंट उसमें डाल दिए, तो उनका तो काम ही है कि प्रॉपर्टी को हड़प करना। लेकिन एक चीज और भी है, एक क्लॉज इसमें ये भी है कि जैसे शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, उन्होंने बोहराज का वो बोर्ड भी एक बनाया है, और एक का मुझे ठीक से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, आगा खानीज, या सो आगा खानीज और बोहराज के लिए भी बोर्ड, वक्फ बोर्ड उन्होंने बना दिया है। तो क्या ये क्या संदेश मोदी सरकार दे रही है? विपक्ष का ये कहना है कि ये तो और विभाजन और बहुत ही डिविसिव कदम है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने इसकी तफसील तो पढ़ी नहीं, लेकिन ये कि अगर आफ्टर ऑल आगा खानीज और हैं बोहराज जो है ये डिस्टिंक्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, और अपना ये बोर्ड बनाना चाह रहे हैं तो जरूर बनाना चाहिए। कॉमन बोर्ड जैसे शिया और सुन्नी का एक कॉमन बोर्ड होता तो अच्छा था, लेकिन नहीं मुमकिन तो अलग अलग बना लो भाई।
तो इसलिए इसमें तो मुझे कोई नजर नहीं आता। लेकिन फैक्ट यह है कि सरकार की हर चीज के पीछे जब एक दफा नियत में शक हो जाए ना, तो हर चीज सस्पेक्ट लगने लगती है। चाहे सरकार इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी ला रही हो, रिफॉर्म करने को अभी जब स्टडी करूंगा, आपने मुझे आज प्री मेच्योर पकड़ लिया कि अभी मैंने वो एक्ट को पढ़ा नहीं है, उसके के ऊपर जो कमेंट्री इधर से उधर से दोनों तरफ की आ रही है उसको अभी अभी देखा नहीं है। एक हफ्ते बाद मैं आपसे बात करूंगा तो मोर नॉलेजेबली बेस्ड ऑन द एक्ट इटसेल्फ। लेकिन अभी तो मैं अपने पुराने जो एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने 6 साल भुगता है, वो उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अच्छा, सर आप देखिए, अब ये आए दिन झगड़ा होता है कि कब्रिस्तान के लिए मुसलमान जगह मांगता है, तो सरकार तो वो देने वाली नहीं है। तो वक्फ लैंड तो उसको दिया ही जा सकता है, उसको कोई और ग्रैब कर ले। तो अब गुड़गांव में हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह नमाज पढ़ी जाती थी 35 जगह, और वहां पे लुम्पन एलिमेंट आके डंडा चला के गालियां चला के करके वो सारी जगह नमाज बंद कर दी। तो इसका इलाज आजकल यहाँ की कम्युनिटी में हो रहा है कि भाई 2-4 जगह मस्जिद बननी चाहिए, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ये कहाँ जाए। तो एक मस्जिद अलॉट हुई थी 17 साल तक, वो कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट से फाइनली हुआ, पार्टली कंस्ट्रक्टेड थी कि भाई ये तो लीगली अलॉटेड है, स्ट्रक्चर तैयार है, इसको कंप्लीट होने दो। तो लेकिन पूरा गुड़गांव तो वहां नहीं जा सकता। तो अब क्या करेंगे जी सरकार। दो ये अभी पिछले दिनों कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात हो रही थी कि भाई सरकार से हम कुछ लैंड मांगे। मैंने कहा सरकार से जरूर मांगो, अगर सरकार दे दे तो उसकी मेहरबानी, लेकिन पहले सबसे पहले देखो कि वक्फ के लैंड तो नहीं पड़े हुए, वक्फ के लैंड तो है ही नहीं पर्पज इसके लिए। सीधा उसमें लो कितना चाहिए, 500,000 गज का एक प्लॉट लेके उस पर छोटी सी मस्जिद बताने ना, कौन सी बड़ी बात है। तो इन प्रॉपर्टीज का प्रॉपर इस्तेमाल का होना बहुत जरूरी। और अगर सरकार को मुदाखलत का मौका मिला है तो इसके लिए हम खुद अपने आप जिम्मेदार हैं कि हमने इन प्रॉपर्टी को मिसमैनेज किया है। लेकिन एक जो अब विधानसभा के चुनाव है, 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है, कई लोग ये भी कह रहे हैं, और आज इस चीज को अखिलेश यादव ने भी कहा, कई विपक्षी दलों ने कहा कि अब ये जो विधानसभा के चुनाव है और खासकर हरियाणा और झारखंड के चुनाव के मद्देनजर इस बिल को जानबूझ लाया गया ताकि वोटर्स को पोलराइज किया जा सके। तो क्या ये मंशा भी आपको लगती है कि जिस तरीके से वोटर्स का पोलराइज हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें एक वोटर कंसोलिडेशन तो होगा इस तरीके के अगर कानून आएंगे तो? नहीं, कोई ट्राई देखिए, वोटर पोलराइजेशन तो पिछले 10-12 साल से दिखाई दे रहा है कि बड़ी सक्सेसफुल इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, और अभी तक ये काउंटर नहीं हो पाई है कि पोलराइज करो, कोई ना कोई इशू हर 6 महीने में कोई नया इशू पकड़ लिया जाता है। और दिस इज ए वेरी गुड इशू, गुड टॉपिक, क्योंकि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के माइंड में ये डाल दिया जाए कि मुसलमानों ने हमारी लैंड, सरकारी लैंड ग्रैब कर ली हैं, तो उनको गुस्सा तो आएगा। बस यही चाहिए होता है पोलराइज करने के लिए। तो इसलिए ये अगर कोई ये इल्जाम लगा रहा है तो ये बेजा इल्जाम नहीं है, ये बिल्कुल ये मोटिव हो सकता है। क्योंकि कुछ नहीं है तो एक नया टॉपिक, क्योंकि पुराने टॉपिक सारे एग्जॉस्ट हो चुके, अब एक नया खेल शुरू कर दो। एक और जो शंका लोगों ने जताई कि अब ऐसा लग रहा है कि देश में जितनी भी मस्जिदें हैं उनको हटाने का काम सरकार करेगी, सारी मस्जिदें हटा सकती हैं, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं, ये पिछले दिनों 1-2 साल से चल रहा है। जैसे सुनहरी मस्जिद जो पार्लियामेंट के सामने, उसको हटाने की बात करी, इसे निकाल देंगे। तो हालांकि इसमें जो एक कानूनी एक नुक्ता है कि वक्फ बाय यूसेज, अगर तो 200 साल से एक प्रॉपर्टी मस्जिद की तरह यूज हो रही है, लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि ये वो किसी ने वक्फ की थी, लेकिन 200 साल से अगर मस्जिद है तो बाय यूसेज तो वो मस्जिद हो गई, और अगर मस्जिद है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी में मानी जाएगी, वक्फ के उसमें जाएगी। तो इसलिए कई अब जैसे इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मज़ार होता था, मैं आज ही वहां से गुजरा तो वो मज़ार वहां गायब है। तो कितने मज़ार तोड़ दिए गए, कितनी ये मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। अब तो कोई उस पर न्यूज़ भी नहीं बनती, कोई उस पर चू नहीं करता। तो आदत ही पड़ गई। और कौम, आप देखेंगे मुसलमान तो बेचारा आजकल तो इतना बुरी तरह पिटा और दबा हुआ और पिटा हुआ है कि उसके तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों को बहुत ताकत भी मिलती थी वक्फ लैंड से कि भाई जो चीजें चैरिटी में दी गई हैं तो उनसे मुसलमानों को मदद मिलती थी।
अब अगर इस वक्फ लैंड पर भी सरकार अपना हक जताएगी, उसकी स्वायत्तता को खत्म करेगी, तो क्या ये एक और ऐसा कदम नहीं है जहां पर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है सरकार? और ये चीज से बच सकती थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ला रही है ताकि मुसलमान जो देश के हैं वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह फील करें, और जो बची कुची उनकी अपनी चीजें हैं, जो उनका इंटरनल सिस्टम है, सरकार उसको खत्म करने पे लगी हुई है। इसकी ये उंगली उठाई जा रही है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर तरीका इस्तेमाल किया जाता है वक्फ जमीन को खुद बुर्द करने के लिए। मिसाल के तौर पे गुड़गांव में एक कॉलोनी है, एक बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2.5 एकड़, हमारी वक्फ की 2.5 एकड़ जमीन वहां पे थी। उन्होंने जब अपनी पूरी कॉलोनी अप्रूव कराई और उसमें ग्रीन एरिया दिखाना पड़ता है, तो उन्होंने उस 2.5 एकड़ को 11 महीने की लीज पे ले लिया और उसको अपने प्लान में ग्रीन बेल्ट दिखा दिया कि हमारी कॉलोनी में कुछ ग्रीन छोड़ना होता है, ये हमारा 2.5 एकड़ ग्रीन रहेगा। ये इतना बड़ा फ्रॉड है वक्फ बोर्ड पे कि अब अगले 100 साल तक हम वक्फ बोर्ड को अगर ये वापस भी किसी तरह मिलता हो, उस जमीन पे तो सिर्फ अब घास उगाई जाएगी और आसपास की जो कोठियां बन गई वहां पे वो बिल्डर करोड़ों रुपए बना के बाहर निकल लिया। तो इसलिए, और लेकिन ये इनको 2.5 एकड़ जमीन दी किसने? ये दी मुसलमानों ने ही, वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने ही दी। तो इसलिए किसको ब्लेम करें? इसमें पैसा चूंकि इन्वॉल्व है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इतने हैं, वो सारे आपस में मिलजुल के बंदर बाट करने में लग जाएं। तो इसलिए इसके तो बड़ी अच्छी नियत से सरकार को, जुडिशरी को, कम्युनिटी को कुछ करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज वाकई इतनी ज्यादा हैं कि अगर प्रॉपर्ली मैनेज, जो मैं देख रहा था कि 200 करोड़। नाउ इफ यू आर द थर्ड लार्जेस्ट रियल एस्टेट ओनर, व्हाट इज द 200 crores? सर व्हाट नॉनसेंस। तो दैट मींस इनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे दी जाती हैं अगर ये अच्छी तरह मैनेज हो। अच्छा, एक दफा इसमें मेरे वक्त में हुआ कि जब मैंने देखा कि ये जो वक्फ क्लर्क है, रेवेन्यू क्लर्क है, ये तो अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, इमामों को नहीं देते। तो मैंने एक स्कीम बनाई कि इमामों को अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन 10-10 साल की वो तालीम लेके आते हैं, आलिम फाजिल ये वो, और उनकी क्वालिफिकेशन अच्छे 1000-2000 तनख्वाहें बना दी। सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब वक्फ बोर्ड ने जो स्कीम बनाई है बहुत अच्छी है। तो कुछ और बोर्ड ने कहा पंजाब वक्फ बोर्ड तो रिच है, दूसरे वो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली मैनेज करो, आपके पास भी प्रॉपर्टी की तो कमी नहीं है। साउथ में प्रॉपर्टी बहुत है, आंध्रा में, तेलंगाना में बहुत है, कि उनको अच्छा तरह मैनेज करो। उससे आपके बहुत एजुकेशन को इतना बढ़ावा मिल सकता है कि किसी आप सरकार ने तो बहुत सारी स्कीमें माइनॉरिटी के लिए बंद कर दी। वक्फ बोर्ड शुड स्टेप इन, लेकिन वो तो खुद ही करप्शन में फंसा हुआ है। अब अंत में सर, ये मेरा जो आखिरी सवाल है आपको कि अब क्योंकि ये जेपीसी में चला गया है, ये तो अच्छी बात है, वरना आज ये बिल शायद पारित हो जाता और पता नहीं क्या क्या मुसीबतें मुसलमान समुदाय के लिए शुरू हो जाती। लेकिन क्या आज ये मोदी सरकार की एक बड़ी हार आपको नहीं लगती? क्योंकि जो भी जनादेश आया अभी 2024 में, और अगर ये 2019 या 2014 का जनादेश होता तो आज तो इसको, इस बिल को पारित होने से कोई रोक ही नहीं सकता था। तो आप क्या कहेंगे? विपक्ष की एक बड़ी जीत है इसमें। नहीं, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं इसको हार जीत के न लेके सरकार का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मैं तो सरकार को की नियत को सही मानते हुए उनका शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सेंसिबल काम किया कि इसको जेपीसी को रेफर कर दिया, कि जिसमें इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सामने आ जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम 10 साल में एक अच्छा पार्लियामेंट्री स्टेप लिया गया, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा, न कि ये कहने के कि इन्होंने कोई होशियारी कर दी। चलिए कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।